Hello everyone, my name is Vaibhav Gundane and I have secured All India rank 25 in this year's Civil Service exam 2018 and it was my first attempt. Through this video, I will be talking about selecting a correct optional as well as the strategy that I followed for political science optional. So if I briefly talk of myself, then I took political science and international relation as my optional and I have secured 307 marks out of 500 in this year's exam in this optional. Particularly in paper 1, I got 169 marks and that is the reason why I could secure such a good rank. Firstly, I will like to tell that that choosing an optional is a very important part of this entire UPSC exam, because if we see, then it is the optional itself that is going to decide whether we get a good rank and the service of our choice. The scope of getting good marks in GS as well as in essay paper is not that high as much as it is in optional subjects. So firstly, I will like to tell you what kind of parameters can be followed when we select a particular optional that UPSC is offering us. So when we talk of selecting an optional, I think the first parameter that we should keep in our mind is the interest that we have, कि जो भी ऑप्शनल हम सिलेक्ट करें उसमें हमारा एक इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा पेपर है जो हमें इन डेप्थ में पढ़ना होता है, अनलाइक द जीएस पेपर्स जहाँ पे इतना डेप्थ ऑफ नॉलेज एक्सपेक्टेड नहीं है. तो कोई भी सब्जेक्ट जो आप ऑप्शनल के लिए चुनें वो आपको उतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप उसे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल पढ़ पाए. तो सबसे पहला पैरामीटर कोई भी ऑप्शनल सिलेक्ट करते समय होना चाहिए कि आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं. दूसरी चीज़ जो इंटरेस्ट के साथ आप देख सकते हैं कि उस ऑप्शनल का क्या रोल होता है जनरल स्टडीज़ और एसए में, कि क्या वो ऑप्शनल ओवरलैप करता है और आपको जनरल स्टडीज़ में मदद करेगा या नहीं, क्योंकि इससे आपका टाइम बच जाता है. आपको पढ़ने के लिए जनरल स्टडीज़ में कम टाइम लगेगा. जो तीसरी चीज़ हम कंसिडर कर सकते हैं वो है कि उस ऑप्शनल के लिए कितना मटेरियल अवेलेबल है पढ़ने के लिए. सो कोचिंग मटेरियल कंसाइसली अवेलेबल होना ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्हेन वी सिलेक्ट अ पर्टिकुलर ऑप्शनल. एंड द लास्ट थिंग दैट वी कैन ऑल्सो हैव अ पेरिफेरल लुक एट इज़ द मार्किंग स्कीम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑप्शनल, कि पिछले 4-5 साल में उस ऑप्शनल को कितने मार्क्स जो है वो यूपीएससी दे रहा है. इसके बाद अगर मैं मेरे ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो मैंने ये ऑप्शनल सिलेक्ट किया था क्योंकि मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस में और फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट था. और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि मेरे पास टाइम कम होने के कारण मुझे एक ऐसा ऑप्शनल चाहिए था जिसके लिए काफ़ी सारा कोचिंग मटेरियल अवेलेबल हो, लेकिन प्रॉपरली डिज़ाइंड कंसाइज फॉर्मेट में वो अवेलेबल हो जाए. तो इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल सिलेक्ट किया था. और तीसरी चीज़ एक और थी कि जब मैंने इस ऑप्शनल को पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ किया कि ये ऑप्शनल मुझे जनरल स्टडीज़ में बहुत मदद करेगा. जीएस 2 में, 3 में, इवन हिस्ट्री का कुछ पार्ट इस ऑप्शनल से कवर होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री का, और ऐसे में भी ये मदद करता है. दैट्स वाई आई वेंट फॉर दिस ऑप्शनल. नाउ कमिंग टू द बुक लिस्ट एंड स्ट्रैटेजी फॉर द ऑप्शनल. तो पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल के लिए ट्रस्ट मी, मैंने सिर्फ शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स ही यूज़ किए, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग के साथ सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा था और मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं एक पर्टिकुलर ऑप्शनल को डिटेल में बुक बाय बुक पढूँ, हर एक बुक पढ़ के उसके अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाऊँ, फिर उनको रिवाइज़ करूँ. तो इतना टाइम ना होने के कारण मैंने सिर्फ शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स को रेफ़र किया और उन नोट से ही मैंने जो मेरा थियोरी पार्ट था वो कवर कर लिया. रही बात जो डायनामिक पोर्शन होता है, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में कुछ डायनामिक चीज़ें हैं, फिर इंटरनेशनल रिलेशन एंड फॉरेन पॉलिसी तो पूरा डायनामिक होता है. इसके लिए मैं न्यूज़पेपर्स को रेफ़र करता था और जो भी स्कॉलर्स लिखते हैं जैसे प्रताप भानु मेहता, सुहासिनी हैदर, सी राजा मोहन, तो इनके आर्टिकल्स को मैं नोट डाउन कर लेता था
अपने एक सेपरेट नोटबुक में, सो दैट मैं उनको मेरे आंसर्स में यूज़ कर पाऊँ। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन एस्पिरेंट्स के पास काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम देने के लिए और ऑप्शनल का प्रिपरेशन करने के लिए, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो दूसरे स्टैंडर्ड बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस के थियोरी पार्ट के लिए, उसको भी पढ़ सकते हैं। देन कमिंग टू द स्ट्रैटेजी पार्ट, तो पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल जब मैंने पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ किया कि ये एक ऐसा ऑप्शनल है जो कि इंटरप्रिटेटिव है। पॉलिटिकल साइंस इज़ एन इंटरप्रिटेटिव ब्रांच। सो अगर आप मैथमेटिक्स या कोई इंजीनियरिंग या टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ऐसे सब्जेक्ट्स में एक फ़िक्स आंसर होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, क्वेश्चन का, लेकिन पॉलिटिकल साइंस इंटरप्रिटेटिव है। यहाँ पे किसी भी टॉपिक का, सब्जेक्ट का कोई सिंगल आंसर नहीं है, बल्कि हर स्कॉलर ने उसको अलग तरीके से एनालाइज़ किया है और अपने व्यूज़ दिए हैं। तो मैं जब भी कोई आंसर लिखता था तो उस पर मेरा फोकस होता था कि मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सारे जो डायमेंशंस हैं, सारे व्यू पॉइंट्स हैं, वो थ्रू स्कॉलर्स कन्वे करूँ। फॉर इंस्टेंस मेरे साल के पेपर में एक सवाल आया था सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी। तो सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी में मैंने ना सिर्फ उसके अच्छे पॉइंट्स लिखे कि वाई वी नीड सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी, सिटीज़न पार्टिसिपेशन वगैरह, लेकिन मैंने उसका क्रिटिसाइज़ वाला पार्ट भी लिखा कि अगर एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी होती है तो वो भी शायद हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। और इसका एनालिसिस ऑर्टेगा गासेट नाम के एक पॉलिटिकल स्कॉलर ने किया था अपने बुक रिवॉल्ट ऑफ मासेस में, तो मैंने उनका रेफरेंस भी दिया। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल में 50% टाइम जो है वो स्टडीज़ के लिए और रिविज़न के लिए चाहिए, और 50% टाइम ये आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि आंसर राइटिंग ही एक तरीका है जिससे हम पेपर भी फिनिश कर सकते हैं इस ऑप्शनल का, और हमारे आंसर को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। मेरी एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी आंसर राइटिंग में ये थी कि हर एक क्वेश्चन में मैं कमेंट करता था उस क्वेश्चन के टॉपिक के ऊपर बाय यूजिंग सम स्कॉलर। दूसरी चीज़, मैं उस सब्जेक्ट को क्रिटिसाइज़ भी करता था, उस क्वेश्चन के टॉपिक को। और तीसरी चीज़, मैं एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देने की कोशिश करता था, आइदर बाय यूजिंग सम स्कॉलर, और इफ़ एनी स्कॉलर इज़ नॉट अवेलेबल तो मैं अपने ही वर्ड्स में बैलेंस तरीके से उस क्वेश्चन को कंक्लूड करता था। पॉलिटिकल साइंस के लिए मेरा सजेशन यही होगा कि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप नोट्स का यूज़ करके पढ़िए, कंसाइज मटेरियल रखिए और उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप आंसर्स लिखते हैं तो अनलाइक द जनरल स्टडीज़ पेपर, कोशिश ये कीजिए कि आप स्कॉलर्स को ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि जो एग्जामिनर्स होते हैं दे आर ऑलरेडी एक्सपर्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सो दे लाइक टू नो कि आप कितने स्कॉलर्स को जानते हैं और कितने स्कॉलर्स को पढ़ के आप उनके व्यूज़ को आपके क्वेश्चन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और शायद यही अप्रोच है दैट गेव मी 169 मार्क्स इन पेपर 1, जिसके कारण मेरा टोटल भी अच्छा हुआ और रैंक भी अच्छा आया। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ आई टॉक अबाउट द कोचिंग पार्ट फॉर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, there are a lot of coaching institutes which offer political science as an optional. You can use any. I had used Shubhra Ranjan ma'am. There are some who have also used GS Core, Piyush Chaubey sir. तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि रिक्वायर्ड है कि आप दिल्ली में जाके उनके क्लासरूम कोचिंग के लिए ही एनरोल करें। मैंने शुभ्रा रंजन मैम के पुणे में नोट्स मंगवा लिए थे दिल्ली से, और मैंने वो घर पे ही पढ़ के रिवाइज़ किया था। तो ऐसे नहीं है कि आपको कोचिंग करना है, मतलब आपको दिल्ली में ही जाना है और उनके क्लासरूम में ही बैठ के खुद के हाथ से नोट्स बनाने हैं और फिर घर पे आके रिवाइज़ करना। यू कैन ऑल्सो टेक द प्रिंटेड नोट्स एंड रिवाइज इट, बट फोकस ऑन द टेस्ट सीरीज़ पार्ट ऑल्सो, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ विल प्ले अ वाइटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट एन आंसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट सीरीज़ अच्छे से दें और एटलीस्ट 10 to 12 टेस्ट पेपर्स दे बिफोर यू गो फॉर द फाइनल एग्ज़ाम। So this is what I broadly followed for political science as an optional. I will like to thank Delhi Knowledge Track that they gave me this opportunity to speak on political science and share my strategy. Do subscribe to Delhi Knowledge Track YouTube channel. Thank you.